हेलो एवरीवन। जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें मैं पूजा सिंह आपके ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मॉड्यूल की मेंटर रहूंगी। ओके, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आपको जैसे मैंने बता दिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मॉड्यूल। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया मॉड्यूल में हम प्राइमरली अभी एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर का जितना भी टॉपिक आप देख पा रहे हैं वो सभी हम वन बाय वन डील करेंगे, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूंगी ऑलरेडी हम आपके 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पल्सेस। ठीक है, आई नो हम में से ज्यादातर लोगों को पल्सेस पसंद नहीं है, खाने में भी और पढ़ने में भी, पर स्टिल मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसको आपके लिए बहुत सिंप्लीफाई कर पाऊं। ठीक है, ताकि भले ही खाने में पसंद ना आए लेकिन पढ़ने में आपको अच्छा लगे। ओके, तो जो हमारी अप्रोच रही है हमेशा से वो ये है कि ज्यादा एंगेजिंग रहता है हमारे लिए और हम अपना फोकस भी बना के रख पाते हैं अगर किसी भी चीज को सवाल जवाब यानी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखा जाए तो इस पूरे पल्सेस के सेक्टर को ही मैंने एक क्वेश्चन फॉर्मेट में आपके लिए डिजाइन किया है, जिसमें कि हम क्या क्या समझेंगे। चलिए क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। तो पहली चीज जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें मैंने जो पहला क्वेश्चन दिया है वो कहता है मेंशन इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ पल्स इन इंडिया। तो आम तौर पे ये बात है कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और उसमें आप सीरियल्स की बात कर रहे हैं, किसी भी क्रॉप की बात कर रहे हैं, ठीक है, उस क्रॉप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पहले आपको पता तो हो कि कहाँ पर वो ग्रो होती है और कैसे वो ग्रो होती है, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, इसके अलावा और हमें क्या जानना जरूरी है। हमने समझ लिया कि हाँ ग्रोथ होती है, क्या क्या इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या क्या ह्यूमन फैक्टर है, लेकिन जब तक पता ना हो कि वो पल्स ग्रो कहाँ कहाँ हो रही है तब तक वहां की प्रॉब्लम से इश्यूज कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसीलिए दूसरा हमने जो फैक्टर लिया है आपके लिए वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्स। ठीक है, तो हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे पल्सेस का इंडिया में। ठीक ठाक लग रहा है, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन इंटरेस्टिंग चीज अभी आगे आ रही है। क्या है वो, हम पढ़ेंगे कि की चैलेंजेस क्या है जो पल्स फार्मर या फिर पल्स सेक्टर फेस करती है। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर लगभग सेम फ्रेम होंगे। तो अगर क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछता है कि एनालाइज द की चैलेंजेस फेस्ड बाय पल्स फार्मर्स इन इंडिया, या फिर ये पूछता है की चैलेंजेस फेस्ड बाय पल्स सेक्टर इन इंडिया, तो ऑलमोस्ट सेम आंसर फॉर्म होगा। इसीलिए इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ ही लिया गया है। ठीक है, हर क्वेश्चन के सामने मैंने उनके जो वर्ड्स कितने, हमारी जो वर्ड लिमिट है वो, और मार्क्स कितना अलॉट हुआ है उसको, वो भी लिखा हुआ है। और लास्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हमने लिया है, इससे आप थोड़ा बहुत आप पर्ल सेक्टर को समझ भी पाएंगे। क्या कहता है, ये कहता है डिस्पाइट इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस स्टिल इट फेसेस द लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि यार ये लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप आ कहां से गया। और दूसरी बात, हम आगे उसको कह रहे हैं कमेंट। अभी तक तो हम मेंशन एनालाइज इस तरह की बातें कर रहे थे, अब सडनली हमसे कमेंट भी मांगा जा रहा है। फेसबुक पे सोशल मीडिया पे हम बहुत करते हैं, अब क्वेश्चन आंसर्स में भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जितना वहां पे इंटरेस्टिंग है वहां जितना यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग है। ओके, सो ये सभी चीजें हमें यहाँ पे डील करनी है। फिर भी एक बार, क्योंकि फोर्थ क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा सा अलग है, तो मैं फिर से इसको आपके लिए पढ़ देती हूँ कि डिस्पाइट इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्स, इंडिया स्टिल फेसेस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। तो यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दी गई है, किसी ने कहा है कि देखिए ऐसा ऐसा है, अब आप अपने कमेंट दीजिए। ठीक है, जैसे आप सोशल मीडिया पे करते हैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे करना है, अपना हमें कमेंट देना है, लेकिन ऑफिसर जैसा लगना चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, तो इससे पहले कि हम समझें कि पल्स का कल्टीवेशन कहाँ कहाँ होता है, पल्स फार्मर्स के क्या क्या इश्यूज है, पल्स सेक्टर के क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं पल्स सेक्टर के इश्यूज रिजॉल्व करने के लिए, और क्या क्या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ज्योग्राफिकल हो या फिर नॉन ज्योग्राफिकल हो जो पल्स कल्टीवेशन को अफेक्ट करते हैं, पहले समझना जरूरी है पल्स है क्या। अब आप सोचेंगे बड़ा ही बेसिक सवाल पूछा मैम ने, तो पल्स क्या है, हमें तो पता है बचपन से, दाल बाटी चूरमा, दाल रोटी, दाल मखनी, ठीक है, और साउथ इंडिया में भी इडली सांभर एंड ऑल हम सब खाते आ रहे हैं। राजमा चावल तो पता नहीं किसे पसंद नहीं है। तो हम तो जानते हैं पल्स क्या है, लेकिन अगर डेफिनेशन पूछा जाए आपसे कि पल्स क्या है, ऐसा नहीं कि कमीशन आपसे डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन स्टिल आप समझिए कि पल्स को हम बोल क्यों रहे हैं, या इनको हमने सीरियल्स वाले क्रॉप में ही क्यों नहीं कैटेगराइज किया, इनको अलग से क्यों रखा है। जैसे वीट, राइस, ये सब भी तो एक दूसरे से थोड़े डिस्टिंक्ट थे, फिर भी हमने उनको सीरियल्स के एक ही ऑर्डर में रखा।
सीरियल्स जब उन्होंने लिखा था तो हमने उसमें वीट पढ़ा, हमने राइस पढ़ा, मेज पढ़ा, हालांकि अलग से मेंशन नहीं था राइस वीट मेज, लेकिन पल्सेस अलग से मेंशन है, यानी कि कुछ ना कुछ तो फंडामेंटल डिफरेंस होता ही होगा, इसीलिए तो अलग से मेंशन किया हुआ है इसको। ओके, तो समझते हैं पल्सेस हैं क्या। तो हमने कहा ये ऐसी क्रॉप है जो मोस्टली लेग्यूमिनस है। नाउ बड़ा ही जाना पहचाना सा शब्द है लेग्यूमिनस, पता नहीं कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं और बार बार लिखते भी हैं हर जगह पर इसका मतलब क्या है कभी हमने ये सोचा है? नहीं भी सोचा तो कोई बात नहीं, आज आपको जवाब मिल जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी क्रॉप जिसको आप कहते हैं फलीदार, यानी कि जिसमें जो उनके बीज हैं वो पॉट्स में कवर्ड होते हैं। ठीक है, पॉट्स आप समझते हैं ना, जो बाहर अगर आपने कभी चना खाया हो जो कच्चा मिलता है जिसमें से आप तोड़ तोड़ के निकालते हैं, गांव में तो अगर देखा जाए तो कई बार वो उसे आग में जला करके भी खाते हैं, तो उस तरह के जो पॉट्स बने होते हैं जिसके बीज पॉट्स के अंदर कवर्ड होते हैं, वैसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं लेग्यूमिनस क्रॉप। तो पल्सेस की सारी ही वेराइटीज जो है वो ऐसे ही होती है। जिन्होंने देखा होगा वो तो जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा होगा तो गूगल करिए और जाके देखिए कैसे वो दिखते हैं। ठीक है, तो मोस्टली दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप। इन क्रॉप के बारे में एक बड़ी खास बात है, और जो खास बात है वो अच्छी भी बहुत है हमारे लिए, लेकिन इनके लिए वो फायदेमंद साबित नहीं होती। तो क्या है वो खास बात? वो खास बात ये है कि इन क्रॉप में ये एबिलिटी होती है कि ये एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। कहाँ? सॉइल में। ठीक है, तो जो कुछ ऐसे बैक्टीरिया या फंगी या डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं वो ये क्रॉप भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये फार्मर्स के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। लेकिन ज्यादा दूसरों के दोस्त बनो तो खुद का नुकसान हो जाता है, तो सेम इनके साथ भी होता है, क्योंकि प्रोटीन के इतने अच्छे सोर्सेज हैं और इनकी रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, तो ज्यादातर जो पेस्ट है वो भी इन्हें अटैक करते हैं। तो फिर भी मैंने आपको थोड़ा बेसिक बेसिक सा इसका बताया। अभी भी हमने बस यही समझा कि पल्सेस होती क्या है, यानी कि एक प्लांट की वैरायटी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस थोड़ा सा आप ज्योग्राफी करके आते हैं इसमें। ये मोस्टली खारिफ क्रॉप है, यानी कि कब कल्टीवेट होती है। इतनी बार हमने खारिफ और रबी पढ़ लिया है तो आई होप अब तो आपको रट गया होगा, लेकिन फिर भी नहीं रटा है तो ये रट लीजिए कि खारिफ का मतलब होता है मॉनसून से जस्ट पहले इनका सोइंग पीरियड शुरू होगा, और जैसे ही मानसून खत्म होगा यानी रबी क्रॉप की ग्रोथ का टाइम आएगा या रबी क्रॉप की कल्टीवेशन का टाइम आएगा तो इसको आप काट देंगे, इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। यानी अप्रोक्सीमेटली जून जुलाई में आप सोइंग करेंगे और कल्टीवेशन इनका जब हार्वेस्टिंग कब होगा, सॉरी वो होगा हार्वेस्टिंग का पीरियड जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली सितंबर अक्टूबर के आसपास, कहीं कहीं पर नवंबर भी, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स बहुत सारे हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हर जगह देखने को मिलता है। तो क्या हमने सीखा अभी तक? कि मोस्टली लेग्यूमिनस क्रॉप है, यानी कि सीड्स पोर्ट्स के अंदर कवर्ड होते हैं, और दूसरा मोस्टली खारिफ क्रॉप है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, लेकिन फिर भी होते क्या है ये? अरे सबको पता है, चना, चने की दाल हम सब ने खाई है और कुछ नहीं। तो कौन कौन से हमारी क्रॉप्स है? मेनली वैसे तो कई तरह की है, लेकिन इंडिया में जो मोस्टली ग्रो की जाती है मैंने वो मेंशन की है, जिसमें है ग्राम तूर, जिसको आमतौर पे अरहर भी कहते हैं, उड़द की दाल, मूंग की दाल, इंग्लिश नाम साथ में रखा है फॉर दोज ऑफ यू जो शायद हिंदी या इंग्लिश दोनों में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो उड़द दाल, मूंग विच इज ग्रीन ग्राम, मसूर, देन वी हैव कुल्थी, मटर, खेसारी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस राजमा, छोले और जाने कितनी सारी दालें। ठीक है, तो लेकिन वो माइन्यूट है इसलिए उनको कवर नहीं किया। अच्छा एक चीज और, स्टार मार्क आप देख रहे होंगे यहाँ पर दो जगह पर। स्टार मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है? जब भी स्टार लगता है उसका मतलब क्या होता है? वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बचपन में भी करते थे ना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आगे स्टार, तो यहाँ पर भी ये है कि ग्राम और तूर इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों की दोनों दालें हैं। हिंदी में पल्सेस को दलहन कहते हैं। अगर अगर कि कुछ लोग हम में से हिंदी मीडियम हो तो उन्हें बचपन में पढ़ा होगा पर अभी याद नहीं आ रहा होगा, तो आई होप ये नाम सुन के याद आ गया हो। तो ये हमने समझा कि क्रॉप है क्या, कल्टीवेशन का टाइम क्या है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमें नॉर्मली पता होता है, या फिर नहीं भी पता तो बहुत खास तो कुछ नहीं है इसमें। अब खास बात है क्या, जो एक हम फैक्ट यहाँ पे समझने वाले हैं। क्या हम ऐसा कह रहे हैं, समझिए कि पल्सेस जो है उसका मोस्टली यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? ऐसी कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई हैं, यानी आप कह सकते हो स्लाइटली जिन्हें हम कह सकते हैं पुअर कंट्रीज। ठीक है, वहां पर पल्स का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। कहां पर है वो? बेसिकली सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ एशिया यानी इंडिया में। वहां पर ऑलमोस्ट 2/3 एरिया जो है वो पल्स कल्टीवेशन के अंदर है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना एरिया पल्स कल्टीवेशन के अंदर है उसका 2/3 कहां पर आता है? इन दीज रीजन, सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। साउथ एशिया जहां पे हमारा प्यारा इंडिया भी आता है। ठीक है, और हाफ ऑफ आउटपुट यानी कि टोटल प्रोडक्शन
का आधा प्रोडक्शन 50% ये रीजन यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, समझ कर आ गया होगा। तो यहाँ पे हमने बस थोड़ा रीजन का नाम डाला था, इसलिए हमने इनका यूज किया, क्योंकि आंसर्स में जब भी आप इस तरह से लिखते हैं तो वो काम आता है, इसीलिए मैंने सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया रखा है। लेकिन समझने के लिए 90% एरिया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और ऑलमोस्ट 80% आउटपुट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर क्लैश नहीं कर रहा है। बस ये ध्यान रखिएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ यहाँ नहीं है, बाकी और रीजन में भी है। ठीक है, इसीलिए 90% एरिया डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और 80% आउटपुट इन कंट्रीज से हमें मिलता है। तो एक बेसिक सा हमने पल्सेस के बारे में समझा कि किस तरह खारिफ क्रॉप होती है, लेग्यूमिनस क्रॉप होती है। लेग्यूमिनस क्रॉप होने का मतलब क्या है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल और कहाँ पर इसका कल्टीवेशन होता है। ठीक है, वेरी नाइस। तो पूरी दुनिया का तो हमने देख लिया कहाँ पे कल्टीवेशन है। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, आपको जान के अच्छा भी लगेगा और शायद हैरानी भी हो कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्स की। लार्जेस्ट व्हेन आई से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10% या 20% कंट्रीब्यूट कर रही है। ऑलमोस्ट 1/4 प्रोडक्शन, यानी पूरे ग्लोब में जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसका 25% इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इंडिया पल्स की लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री है। लेकिन ये तो रही बात प्रोडक्शन की, हम इस्तेमाल कितना करते हैं। अगर कोई चीज हम इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब जरूर ज्यादा कंजम्पशन भी होगा। तो अगर हम बात करें कंजम्पशन की, ओके, अगर हम बात करें कंजम्पशन की, यानी कि कितना हम कंज्यूम करते हैं, तो 25% प्रोडक्शन है और लगभग गैस कर रहे होंगे, आई नो आप में से बहुत सारे, बट स्टिल लेट मी टेल यू 28% कंजम्पशन है। यानी जितना हम ग्रो कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हम इसको कंज्यूम करते हैं। यानी इतना सा देख के समझ के एक प्रॉब्लम तो समझ आई होगी, कहीं ना कहीं डिमांड सप्लाई गैप तो होता ही होगा, कुछ ना कुछ दिक्कत तो आती होगी। खैर, जब दिक्कत की बात करेंगे वो तब पढ़ेंगे, अभी हम बस समझ रहे हैं। ठीक है, तो 25% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन और 28% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन पल्सेस का इंडिया करता है। इसके अलावा हम इतने गुणगान कर रहे हैं इस पल्स के, तो कुछ तो इंपॉर्टेंस होती होगी ना इसकी। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बात है, सबसे जो जरूरी चीज हमारे लिए होती क्या है? खाना। अब आई नो आप में से कई लोग बोले ऑक्सीजन, पानी, हाँ ठीक है वो भी है, बट ठीक है। पर यहाँ पे क्या है, हम बात कर रहे हैं किस बात की? फूड की। तो इंडिया मेनली या लार्जली आप कह सकते हैं एक वेजिटेरियन कंट्री है, यानी कि मोस्ट पॉपुलेशन जो है हमारी वेजिटेरियन है स्टिल। और जिस तरह से लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है आजकल के टाइम में और लाइफस्टाइल डिजीज होती जा रही है, तो ज्यादा लोग जो है, इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्री में भी लोग वेजिटेरियनिज्म की तरफ ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। अब आप समझिए कि यूएस या कनाडा या जो भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, वहां पर प्रोटीन का मेन सोर्स उनके लिए मीट होता है। ठीक है, लेकिन ऐसी कंट्रीज जहां पे मोस्टली पॉपुलेशन वेजिटेरियन है, उनके लिए प्रोटीन का मेन सोर्स क्या है? वो है क्या? पल्सेस। अब आई नो आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे पनीर, उसकी बात क्यों नहीं की? मिल्क। लिसन, हर कोई पनीर एंड मिल्क अफोर्ड नहीं कर सकता ना, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है उतनी ज्यादा रिच नहीं है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं पुअर मैन फूड है, और सिर्फ पुअर मैन नहीं बल्कि रिच मैन फूड भी है। ठीक है, तो प्रोटीन का कंजम्पशन के लिए जिस तरह से प्रोटीन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, बिकॉज पीपल आर मोर एंड मोर अवेयर, दे आर हेल्थ कॉन्शियस एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स वेजिटेरियनिज्म, तो इस वजह से प्रोटीन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स ये बन जाता है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं जब इंपॉर्टेंट, तो व्हाट डू वी मीन बाय दिस? कि ऑलमोस्ट इंडिया में जितना भी प्रोटीन कंज्यूम होता है ना, उसका 13% जो है वो कहां से मिलता है हमें? फ्रॉम दी पल्सेस। ओके, जो बार बार मैं डेटा यहाँ पे कोट कर रही हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर एक डेटा को याद रखना है। यहाँ पे मैं डेटा कोट कर रही हूँ सिर्फ अपनी बात को सब्सटैंशिएट करने के लिए, कि जो मैं कह रही हूँ उसके बीच में एक रेलेवेंस। इससे आपको ये भी सीख सकते हैं कि जब भी आप कोई आर्ग्यूमेंट देते हैं आंसर में, तो अगर आप डेटा वहां पे कोट करें तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको पता है अगर आप कह रहे हैं कोई बात तो उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, तो हर एक डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रिलेट करने के लिए उसको मैंने डेटा रखा है यहाँ पर। तो प्रोटीन का ऑलमोस्ट 13% टोटल प्रोटीन की डाइट में जो 13% है वो पल्सेस से आता है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया फूड के लिए। दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट है? अब फूड ग्रो करने के लिए सॉइल भी तो चाहिए, तो सॉइल के लिए हमने शुरू में डिस्कस किया था, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है पल्सेस की जो क्रॉप्स हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ये एबिलिटी होती है दैट दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू द सॉइल। ठीक है, याद कर लीजिए इस फैक्ट को, एनवायरमेंट में भी पूछा जाता है। ठीक है, सो
they have the ability to fix atmospheric nitrogen in the soil. Now, अब इसकी दो यहाँ पे फैक्टर अराइज होते हैं या दो इंपॉर्टेंट चीजें हमें यहाँ पे समझने को मिलती है। पहली चीज कि क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, इसीलिए ये सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज करते हैं। ओके, अब क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करेंगे, यही रीजन है कि फार्मर्स आमतौर पर इस क्रॉप को वन आफ्टर द अदर ग्रो करते हैं। यानी कि पहले उन्होंने मान लीजिए व्हीट और राइस ग्रो करी, तो व्हीट और राइस ने ऑलमोस्ट न्यूट्रिशन जो है सॉइल से वो सारा एब्जॉर्ब कर दिया। अब जो सॉइल है आपकी वो उतनी ज्यादा फर्टाइल नहीं रही जितनी वो पहले थी, तो इस वजह से अब वो क्या करते हैं, वो पल्सेस की क्रॉप ग्रो करते हैं। जिससे होगा क्या कि जो बैक्टीरिया हैं जो उनके रूट के नोड्यूल्स में ग्रो करते हैं पल्सेस के, वो वहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करें और वापस से जो आपकी जो सॉइल है वो वापस से कितनी कैसी हो जाए, फर्टाइल। ठीक है, तो दैट इज द रीजन दे आर रोटेटेड विद द अदर क्रॉप्स। इसके अलावा हम कह रहे हैं इतनी इंपॉर्टेंट है, फार्मर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, फार्मर के लिए तो होगी ही इंपॉर्टेंट, अभी तो इतना ग्रो कर रहे हैं कि 25% प्रोडक्शन कर दिया हमने। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट समझते हुए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए या फिर आप सिंपली यूएन भी कह सकते हैं, उनको भी समझ आ गया भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली क्रॉप। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ठीक है 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर कर देते हैं। अच्छा, वो तो रही मजाक की बात, लेकिन असल में क्या रीजन है कि 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्स डिक्लेयर किया गया। रीजन क्या है समझिए कि पल्स जो है, मैंने कहा शुरू में कि पुअर मैन फूड है, और पल्स कल्टीवेशन जो है वो इंडिया में ही नहीं बल्कि बहुत सारी जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो यहाँ पर जब यूनाइटेड नेशन इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन या इतनी बड़ी जो बड़ी लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, जब वो किसी चीज को इंपॉर्टेंस देती है तो बाकी गवर्नमेंट्स के ऊपर भी एक इनडायरेक्ट प्रेशर की तरह काम करता है कि देखिए वो भी कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है तो आप भी ध्यान दीजिए। तो इस तरह से वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं टू द डिफरेंट गवर्नमेंट्स कि वहां पर भी पल्स कल्टीवेशन और इस तरह से जुड़ी हुई चीजों को इंपॉर्टेंस दी जाए। इसीलिए यूएनजीए ने 2016 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस डिक्लेयर किया था, और इनफैक्ट इंडिया में भी इसको काफी ज्यादा सेलिब्रेट किया था। और आई होप एंड आई नो आप में से सभी लोगों को याद भी होगा, क्योंकि हम उतने छोटे तो नहीं होंगे तब उस वक्त। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने बात की कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस की। अगर फिर भी इंपॉर्टेंस नहीं लग रहा हो आपको तो याद रखिए आपका फेवरेट राजमा चावल, ठीक है, वहां पर राजमा जो है वो एक क्या है, पल्स है। ठीक है, दाल मखनी या जितनी भी डिशेज आप खाते हैं, चाहे वो इडली सांभर हो या फिर कुछ और हो, वो सारा का सारा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है पल्स। फिर भी कुछ ऐसे लोग होंगे कहेंगे नहीं नहीं हम तो ये नहीं खाते, लेकिन स्टिल जो भी आप नमकीन भुजिया मट्ठी बाकी चीजें खाते हो वहां पर भी बेसन इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट व्हिच आल्सो कम्स फ्रॉम पल्स। ठीक है, तो यहाँ हमें समझ आता है कि इंपॉर्टेंस क्या है पल्सेस की। ठीक है, पल्सेस जो है हमारे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे किस तरह से फार्मर्स भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्शन समझा पल्सेस के बारे में। ओके, अब थोड़ा सा और समझते हैं अब अपने लेवल की, यानी कि आप एक पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और वहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो आप समझिए कि पल्स के अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, उसके डिमांड की और उसकी सप्लाई की, यानी कि कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या हमारी डिमांड है और सप्लाई उसकी कितनी है। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमें समझ आएगा एक पूरा सिनेरियो पल्स सेक्टर का। क्या मतलब हुआ इसका, देखिए इंडिया, हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ऑलमोस्ट 25% वर्ल्ड प्रोडक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, साथ ही साथ हमारा कंजम्पशन कितना है 28%। इसको ध्यान में रखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR ने 2016 के करीबन में एक विजन 2050 दिया। जब भी आप अपना विजन बताते हैं यानी आप बताते हैं कि अगले कुछ आने वाले सालों में हम किस तरह से इस पर्टिकुलर सेक्टर को देख रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखिए 2050 तक आते आते क्या क्या चीजें हो जाएंगी और उसके हिसाब से उन्होंने पल्स सेक्टर को एनालाइज किया। उन्होंने कहा देखिए प्रेजेंटली अभी इंडिया में पल्स का प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 19 मिलियन टन। ओके, फेयर इनफ, पर डिमांड कितनी है, डिमांड है ऑलमोस्ट 21 मिलियन टन। यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 मिलियन टन का मिसमैच है। 2 मिलियन टन का मिसमैच है, इसका मतलब ये 2 मिलियन टन आएगा कहां से, जब डिमांड है इतनी पर सप्लाई कम, यानी कि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। यानी कि 2 से 3 मिलियन टन एवरी ईयर हम इंपोर्ट करते हैं, जहां पर एक तरफ हमारी कंट्री में फार्मर्स
इस बात को लेके हमेशा नाराज रहते हैं कि उनका प्रोडक्शन लो है, उनसे कोई चीजें खरीद नहीं रहा। वहीं दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर एक ऐसी फसल जिसके लिए ऑलमोस्ट हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, और हम मतलब डेली लाइफ में उसके ऊपर डिपेंडेंट है। दाल, आई थिंक आई नो कि हम सभी के डेली रूटीन का एक पार्ट है। वहां पर हम उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं और हम बाकी किसी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर है ये सोचने वाली बात है कि क्या वो रीजन रहे होंगे जिसकी वजह से ऐसी बेसिक सी फसल को भी हम नहीं उगा पा रहे। और जब इसके क्लाइमेटिक फैक्टर आप पढ़ेंगे तो आप ये भी समझेंगे कि ऐसा भी कुछ नहीं ये डिमांड करती है पर्टिकुलर क्रॉप कि हम इंडिया में वो अवेलेबल ही ना हो, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स के तौर पे हो, चाहे वो ह्यूमन फैक्टर के तौर पे हो। तो बहुत ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टिल हम डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर। तो एक तरह से हमारे लिए थोड़ी तो शर्म की बात है ना। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट एरिया की। तो इंडिया का ऑलमोस्ट 24 टू 25 मिलियन हेक्टेयर एरिया में इसका कल्टीवेशन होता है। फिर भी पॉसिबिलिटी है इसको हम और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पहली बात तो नीड ज्यादा है, दूसरी बात ये स्टिल काफी कम है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसके अलावा मैंने एक फैक्ट यहाँ पे रखा है, और इसको रखा मेनली इसलिए है कि आप इसको अपने इंट्रोडक्शन कंक्लूजन कहीं पर भी यूज करें, कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में इंडिया की जो रैंक थी वो 101 थी आउट ऑफ 116 कंट्रीज। देखिए, हंगर इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है माल न्यूट्रिशन की, बात करता है हिडन हंगर की। तो वहां पर इंडिया में हिडन हंगर, माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट, ये सब एक मेजर प्रॉब्लम है। तो जहां उस चीज को पल्सेस काफी हद तक इरेडिकेट कर सकती हैं। तो वहां पर हमें यहाँ पर भी इंपॉर्टेंस समझ आती है कि पल्सेस का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि हंगर इंडेक्स में रैंक हमारी इतनी लो थी। ये बेसिकली आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं जब आप उसको, या फिर फाइनली कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं जब आप उसको लिखेंगे कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है। तो हम बताएंगे कि अपनी रैंक तो भाई बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए जरूरी है कि हम क्या करें, इसकी प्रोडक्शन पे और ज्यादा ध्यान दें। ठीक है ना, थोड़ा सा अब और समझेंगे। आई नो बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बता दिए हैं, कई लोगों का दिमाग घूम गया होगा, बट स्टिल लास्ट है, थोड़ा सा, थोड़ी देर और हम पेशेंट रहेंगे और थोड़ा सा और समझेंगे क्या है। जैसे मैंने कहा, डिमांड, सप्लाई और इन सब चीजों की हम बात करेंगे। तो आप समझिए, हमने अभी कहा कि इंडिया के फार्मर्स ग्रो बहुत कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 25 टू 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया में हम पल्सेस ग्रो कर रहे हैं। 25% वर्ल्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं। फार्मर्स इतने ज्यादा इन्वॉल्व है। इंडिया है भी प्राइमरली एक एग्रीकल्चरल कंट्री, पर फिर भी ऐसी क्या आन पड़ी कि हमको हर बार इंपोर्ट करना पड़ जाता है। क्या रीजन हो गया कि इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं हम? इतना अच्छा सब कुछ चल रहा है, स्टिल एरिया भी ठीक ठाक है, प्रोडक्शन भी हो रहा है, फार्मर्स भी इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट भी चाहती है, प्रोटीन का भी बड़ा अच्छा सोर्स है। फिर क्या दिक्कत है कि इतना कुछ कम प्रोडक्शन है, इंपोर्ट करना पड़ रहा है? तो उसका मेन रीजन जो है, या मेन कल्प्रिट हम कहें, वो है प्रोडक्टिविटी। इंडिया में पल्सेस की प्रोडक्टिविटी काफी लो है। व्हेन आई से काफी लो है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कितना हम कर रहे हैं इंडिया में, ऑलमोस्ट 1 हेक्टेयर के रीजन में 780 किलोग्राम, यानी 780 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अच्छा, प्रोडक्टिविटी से कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोडक्टिविटी या फिर ईल्ड दोनों एक ही मतलब है। इसका मतलब ये होता है किसी पर्टिकुलर रीजन से आप कितनी क्रॉप ग्रो कर रहे हैं इनटू वेट। ठीक है, तभी किलोग्राम लिखा हुआ है। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ क्रॉप आप किसी पर्टिकुलर रीजन से ग्रो कर रहे हैं। और जब भी रीजन है, जो एरिया है, वो हम हेक्टेयर में लेते हैं और प्रोडक्शन को हम किलोग्राम में लेते हैं। तो इंडिया का प्रोडक्शन कितना है या प्रोडक्टिविटी कितनी है? 780 किलोग्राम पर हेक्टेयर। मैंने कहा बहुत लो है। तो लो है तो किसके हिसाब से लो है? वर्ल्ड के अकॉर्डिंग लो है। देखिए, वर्ल्ड में कितना वो ग्रो कर रहे हैं, वर्ल्ड का एवरेज कितना है, यानी एवरेज अगर हम सारी कंट्रीज का निकालें तो 870, लगभग कितना, 90 किलोग्राम हम कम कल्टीवेट करते हैं वर्ल्ड एवरेज से। ऐसी कंट्री जो कि एग्रीकल्चरली इतनी ज्यादा डाइवर्ट है, सॉरी डाइवर्स है, नॉट डाइवर्ट, डाइवर्स है। और दूसरी बात, इतने सारे फार्मर्स हैं, इतनी ज्यादा फैसिलिटीज गवर्नमेंट अवेल करा रही है, फिर भी हम वर्ल्ड एवरेज से काफी नीचे हैं। आपको और एक सुन के हैरानी होगी कि कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कंट्रीज लाइक कनाडा, यहाँ की ईल्ड अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन बट स्टिल इट इज 1800 किलोग्राम, 1800 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ऐसा वो लोग क्या कर रहे हैं कि हमसे इतना ऑलमोस्ट डबल प्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी अगर कर रहे हैं तो पॉसिबल तो होगा ना, अगर हमारी नीड है तो जरूरी है कि हम ईल्ड इंक्रीज करें। इसके अलावा कंट्रीज लाइक ब्रिटेन एंड फ्रांस, इनकी ईल्ड कितनी है आपको पता है? आपको इट इज नियरली 3500 किलोग्राम पर हेक्टेयर।
सी हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, तो हम कितना स्कोप है यहाँ पे इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये है एक चीज हमें ध्यान रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कंजम्पशन, आपने भी पढ़ा ऑलमोस्ट 28% कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन देखिए एट प्रेजेंट जो पर कैपिटा मतलब हर एक पर्सन पर, पूरी पॉपुलेशन को अगर आप लें तो उस अगर पूरी पॉपुलेशन को अगर हम पल्स करते हर रोज तो ऑलमोस्ट कितना मिल पाएगा, 37 ग्राम। ओके, पूरी पॉपुलेशन को अगर आप दे इसको हम बोलते हैं डेयरी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी कितनी है, 37 ग्राम। लेकिन आईसीएमआर कितने रिकमेंड करता है, 52 ग्राम। जो अगर हम WHO की बात करेंगे, उनके स्टैंडर्ड्स तो और बहुत हाई होते हैं, वो इससे भी प्लस 20 ग्राम कहते हैं देने के लिए, मतलब यहाँ तो दो, मोर देन 70 ग्राम। ओके, और हम दे कितना पा रहे हैं, नियरली कह सकते हैं 40, यानी कि अभी यहाँ पर भी हमें बढ़ाने की जरूरत है। तो ये भी एक रीजन है कि हमें क्या करना पड़ेगा, पल्सेस की कल्टीवेशन, या तो एरिया बढ़ाओ या फिर यील्ड बढ़ाओ या फिर पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे। तो आपको समझ आ रहा है कि पल्स सेक्टर का सिनेरियो कैसा है पूरा। और लास्ट में अगर हम चाहते हैं कि इंडिया हमारा ड्रीम इंडिया विच इज हेल्दी, ठीक है, वैसा इंडिया अगर हम बनाना चाहते हैं कब, इन 2050, क्योंकि हमारा विजन था ना 2050 का, आईसीएमआर का, सॉरी आईसीएमआर का नहीं, एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमने पहले पढ़ी, उन्होंने कहा था कि अगर हम चाहते हैं कि हेल्दी इंडिया हो 2050 में, तो हमें 39 मिलियन टन पल्सेस जो है वो ग्रो करने पड़ेंगे एवरी ईयर। ठीक, और ये ग्रो होगा कैसे, क्या क्या हम कर सकते हैं, इस डिमांड को अगर हमें मीट करना है तो हमें क्या करना होगा, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लो है। देखिए वहां पर किस तरह से बाकी कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी इतनी हाई है, हमारी वर्ल्ड एवरेज से भी लो है, तो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 1200 किलोग्राम पर हेक्टेयर, नियरली 1.5 to 2 टाइम्स करना पड़ेगा लगभग। ठीक है, या फिर इतना 1.5 गुना तो करना ही पड़ेगा, तभी ये काम हो पाएगा। उसके अलावा हमें एरिया भी बढ़ाना पड़ेगा। हमने पढ़ा था कि 25 to 30 मिलियन हेक्टेयर एरिया पल्सेस कल्टीवेशन के अंदर है, हमें एरिया को और बढ़ाना पड़ेगा, एडिशनल एरिया ऐड करना पड़ेगा 3 to 5 मिलियन हेक्टेयर। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ना, 30 तो है ही लगभग, 25-30 अपने पास, 3-5 ही बढ़ाना है बढ़ा देंगे, पर ध्यान रखिएगा पहली चीज तो यहाँ पे मिलियन है। ठीक है, और दूसरी चीज, इंडिया ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो हमारे पास जो लैंड एरिया है वो बहुत ही लिमिटेड है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसके लिए भी लैंड रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि लैंड ऑलरेडी हमारे पास एक स्कैर्स रिसोर्स है, तो वहां पर इसको और बढ़ाना इट इज अ स्लाइटली डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को तो कम करिए। मतलब आपने एक बार जो उगा दी पल्सेस, उसको तो बचा के रखिए, उसको भी हम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीजों पे हमें ध्यान करना पड़ेगा। एक तो प्रोडक्शन के टाइम प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, एरिया को इंक्रीज करो ताकि प्रोडक्शन ओवरऑल बढ़ पाए। दूसरी बात, अगर एक बार जो चीज प्रोड्यूस हो गई है तो उसकी लॉसेस को हम मिनिमाइज करें। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों चीजें कर पाएंगे तो पल्सेस सेक्टर में हम थोड़ा सा बेटर तो कर ही पाएंगे, एटलीस्ट अपनी डिमांड सप्लाई गैप को तो फुलफिल कर ही पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मैंने ओवरऑल पल्स सेक्टर का एक रिव्यू दिया और बताया कि पल्स सेक्टर में क्या क्या चीजें हैं, कहां कहां पर क्या क्या चीजें हो रही है, प्रेजेंट सिनेरियो कैसा है। ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक फैक्ट्स हमने उसके बारे में डिस्कस किए। इतना आपके लिए समझना, थोड़ा सा आपको हमने इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब इसके अलावा अभी ज्योग्राफिकल कंडीशन और बाकी बहुत सारी चीजें बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू वेरी मच।